हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। दोस्तों, ह्यूमन का जो माइंड होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, आपको सारे नोट्स और पीडीएफ उसमें अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन जो ब्रेन होता है दोस्तों, उसके बारे में सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जो हैं आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ह्यूमन जो दोस्तों ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है। तो दोस्तों इसमें इसके में बारे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मेल में इसका जो वेट होता है दोस्तों 1450 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, और फीमेल्स में इसका वेट जो होता है तो 1350 ग्राम के करीब होता है। और अगर हम बात करें हमारे सामान्य वजन का 2% के करीब इसका जो एवरेज वेट है दोस्तों वो होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ चाइल्ड यानी कि बालक, जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, उनमें जो ब्रेन का वेट होता है वो 300 से 400 ग्राम के करीब लगभग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मस्तिष्क की जो कोशिका होती है दोस्तों, आपकी ब्रेन सेल जिसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम दोस्तों न्यूरॉन। ठीक है, आप ये यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो चित्र है आपका, ये है दोस्तों आपका एक न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, तंत्रिका न्यूरॉन मस्तिष्क की कोशिका है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, और कोशिका विभाजन के अभाव में इसमें पुनर्जनन की क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है, पुनर्जनन से क्या आप समझते हैं दोस्तों? इसका ये मतलब होता है कि अगर न्यूरॉन्स में दोस्तों कोई इफेक्ट आ जाए या फिर किसी चोट की वजह से कोई न्यूरॉन ख़त्म हो जाए या फिर उसको थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए, तो दोस्तों उसमें पुनर्जनन की क्षमता जो होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसलिए कहते हैं कि आपको अपना सिर बचा के चलना चाहिए। जब भी आप बाइक चलाते हैं हेलमेट आपको लगा के चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जो ब्रेन की सेल होती है न्यूरॉन, उसमें रीजनरेशन की पावर जो है बहुत ना के बराबर होती है। उसको ठीक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स में होती है, तो दोस्तों लीवर में एक सेल पाई जाती है, हेपेटिक सेल, हेपेटिक कोशिका उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें रीजनरेशन की पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि लीवर जो है आपका, अगर उसकी सेल्स में कोई इफेक्ट आ जाए, कोई दोस्तों उसकी सेल डैमेज हो जाए, तो उसमें रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होने की वजह से उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप हेलमेट लगा के चलें और अपने सिर को चोट से बचा कर चलें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों न्यूरॉन में जो है दोस्तों रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ और दिखा देता हूँ न्यूरॉन के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? आपके न्यूरॉन वाले चित्र से बनते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन को आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ब्रेन के जो है पार्ट जितने भी होते हैं वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ आपके लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, न्यूरॉन की पिक्चर है। ठीक है, आप न्यूरॉन को बहुत अच्छे से समझ लेना एक बार। देखिए, ये जो आपको शाखाओं टाइप से ये इधर उधर ब्रांचेस निकली हुई हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, इसको, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं दोस्तों सेल बॉडी। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर का बीच में नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। न्यूरॉन सेल की जो दोस्तों केंद्रक होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर के ये दोस्तों नज़र आ रहे हैं, ये वाले पार्ट, ये वाले, इनको हम बोलते हैं दोस्तों मेलन सीथ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेलन सीथ जो होता है कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूरॉन की सेल में जो है, न्यूरॉन सेल में मेलन सीथ पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इसके बीच में छोटा सा गैप आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों होता है आपका एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता के चलूँगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से आप देखना। देखिए, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। डेंड्राइट मैंने आपको अभी भी बताया ये वाले होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका दोस्तों न्यूक्लियस, ये आपकी पूरी सेल बॉडी है ये वाली। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको बोलेंगे पूरा एक्सोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेलन सीथ और इसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ दोस्तों वो है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, मेलन सीथ। देखिए, एक क्वेश्चन ग्रुप डी वाले एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं उनमें
एक छोटा सा गैप पाया जाता है यहाँ पर। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक्चुअल में वो नहीं जुड़ा होता है, थोड़ा सा उसमें गैप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस गैप को क्या बोला जाता है, ग्रुप डी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इस गैप को क्या बोला जाता है, जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है उसके बीच में हल्का सा एक गैप देखने को आपको मिलता है, उस गैप को बोला जाता है सिनेप्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक न्यूरॉन से जो आपके सिग्नल होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं दोस्तों। तो ये एक इलेक्ट्रिक रूप में जो है आपके सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए वापस उसी पीडीएफ पे चलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के भाग, तो दोस्तों तीन पार्ट्स जो हैं आपको आप माइंड को अपने मतलब मस्तिष्क को ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन और एक होता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। आपके जो फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट पाए जाते हैं और जो आपका पश्च मस्तिष्क है इसके भी आपके 3 पार्ट पाए जाते हैं। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, मिड ब्रेन अकेला एक सिंगल पार्ट में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे बड़ा साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा होता है आपका, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा होता है आपका फोर ब्रेन, उसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन और फिर उसके बाद आपका आता है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है आपका अग्र मस्तिष्क, उसके बाद आता है आपका पश्च मस्तिष्क और जो सबसे छोटा होता है वो होता है आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ये भी 3 पार्ट में आगे डिवाइड होते हैं। तो अगर मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के भी आपके 3 पार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। एक होता है आपका प्रमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेरेब्रम, दूसरा होता है आपका दोस्तों थैलेमस, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी थैलेमस ही बोला जाता है, और तीसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस, इसको भी इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ही बोला जाता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है, ये अकेला सिंगल पार्ट होता है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपका 3 पार्ट में आगे डिवाइड होता है। 3 पार्ट में इसको भी बांट दिया जाता है। एक होता है आपका पोन्स, दूसरा होता है आपका मेडुला ओब्लोंगेटा और तीसरा होता है आपका दोस्तों अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, ठीक है। तो याद रखना, आपको एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो फोर ब्रेन है ये 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होता है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। और ये जो हिंड ब्रेन है पश्च मस्तिष्क, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और ये मिडिल में आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है, ये इसका कोई भी पार्ट और नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ अग्र मस्तिष्क के कार्य, ठीक है, इसके ये क्या कार्य करता है, क्या क्या कार्य इसके होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ थैलेमस के बारे में, ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है थैलेमस, तो इसका काम होता है नाक यानी कि गंध आप जो महसूस करते हैं, किसी चीज़ को आप सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो दोस्तों सूंघने की जो सेंस होती है उसमें उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थैलेमस, ठीक है। अगर आप स्किन से किसी चीज़ को टच करके ये बता पा रहे हैं कि वो चीज़ ठंडी है या गर्म है, तो ये भी आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थैलेमस, ठीक है। कोई चीज़ आप खा रहे हैं तो उसका स्वाद कैसा है, ये भी आपको कौन सेंस कर रहा है, थैलेमस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, ठीक है। प्रबुद्ध मस्तिष्क भी इसको बोला जाता है, इंटेलिजेंट ब्रेन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ा उपभाग भी आप इसको बोल सकते हैं, माइंड का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं इसको, द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब और दोस्तों ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये सारे लोब कहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए मान लीजिए आपका ये वाला एक ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का पूरा एक पार्ट है, इसको हम 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका हो गया सेरेब्रम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों, एक होता है आपका यहाँ पर ओसिपिटल लोब, एक होता है दोस्तों पेरिटल लोब, ये देखिए आप अलग अलग कलर में आपको नजर आ रहे होंगे, ये ब्लू वाला पर्पल वाला है आपका ओसिपिटल लोब, दूसरा आपका ये रेड वाला पेरिटल लोब और दूसरा ये येलो वाला आपका अगर आपको नज़र आ रहा हो दोस्तों तो ये आपका फ्रंटल लोब, और ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए अलग अलग प्रमस्तिष्क के अगर मैं कार्य आपको बताऊं, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, तो देखिए यहाँ पर ये तो आपके लोब डिवाइडेड है यहाँ पर 4, ठीक है, बाकी ये ब्रेन का हिस्सा बाकी वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रंटल लोब के बारे में, तो दोस्तों मेमोरी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, तर्क निर्णय, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान केंद्रित करना, थॉट्स जो आप सोचते हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका फ्रंटल लोब, ठीक है।
प्रमस्तिष्क के अंदर एक लोब होता है, फ्रंटल लोब, उसके द्वारा ये सब चीज़ें कंट्रोल की जाती है। मेमोरी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और दोस्तों आपका थॉट। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पेरिटल लोब के बारे में, तो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, आपने देखा होगा कोई किसी का दिमाग जो है वो रीजनिंग को दोस्तों देखते ही सोल्व कर देता है। ठीक है, उसका दिमाग उस तरीके से काम करता है। तो उसका क्या ज़्यादा दिमाग का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है दोस्तों? पेरिटल लोब उसका ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए वो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको ईजिली सोल्व कर लेता है और ईजिली उसको वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है वो सब कुछ भूल जाता है लेकिन अपनी लैंग्वेज नहीं भूलता है। ठीक है, भाषा वो नहीं भूलता है अपना। तो दोस्तों ये किस कारण होता है? आपका पेरिटल लोब में जो स्टोरेज होता है लैंग्वेज का, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपकी ये जो परमानेंट स्टोर हो जाती है आपकी लैंग्वेज, इसी वजह से याददाश्त जाने पे भी वो अपनी लैंग्वेज नहीं भूलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ टेम्पोरल लोब के बारे में, तो दोस्तों आपको जो रात को सपने आते हैं, सोते समय आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ सुनाई दे रहा है, तो दोस्तों ये टेम्पोरल लोब के कारण होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका टेम्पोरल लोब। अगर मैं बात करता हूँ ओसिपिटल लोब के बारे में, तो दोस्तों दृष्टिबोध, विजन, यानी कि जो आप चीज़ों को देख पा रहे हो, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? ओसिपिटल लोब इसको कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो रंगों की समझ होती है, यानी कि कलर आपको अलग अलग देखने को मिलता है, कलर की पहचान होती है, ये किसकी वजह से होता है? ओसिपिटल लोब की वजह से ये होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के जो फंक्शंस है, इसी के बारे में अभी बात चल रही है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करता हूँ इसके तीसरे पार्ट के बारे में, तो शरीर के तापमान पर नियंत्रण, शरीर का थर्मामीटर मापी या फिर तापमापी दोस्तों किसको बोला जाता है? आपका हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। ठीक है, आपको भूख, प्यास, डर, प्यार, गुस्सा, दर्द, नफरत, शोक, भावनाएं, संवेदनाएं, दोस्तों ये जितनी भी फीलिंग्स है, फीलिंग्स को आपकी कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, आपके माइंड का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार वीडियो अच्छे से देख लेनी है, उसके बाद 1 या 2 बार आपको ये PDF रिवाइज कर लेनी है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दोस्तों आपके माइंड में जो है छोटा सा एक पार्ट पाया जाता है, हिप्पोकैम्पस उसको बोलते हैं, फिफ्थ लोब भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसे मस्तिष्क का स्मृति संग्रहालय, हार्ड डिस्क बोला जाता है। किसको? हिप्पोकैम्पस को। ठीक है, जिसमें याददाश्त, तस्वीरें और सपने जमा होते हैं, इसको बोला जाता है आपका फिफ्थ लोब या फिर हिप्पोकैम्पस। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपका फिफ्थ लोब किसको बोला जाता है? तो आपके हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है। और हार्ड डिस्क किसको बोला जाता है माइंड के? आपके वो भी किसको बोला जाता है? हिप्पोकैम्पस या फिर फिफ्थ लोब को बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम हिप्पोकैम्पस कैसे पड़ा? तो दोस्तों समुद्री घोड़े जैसे इसकी आकृति होने के कारण, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला है आपका समुद्री घोड़ा। ठीक है, इसके जैसे आकृति इसकी है, इसके जैसे इसकी पिक्चर है, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखता है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? हिप्पोकैम्पस पड़ा। ठीक है, चलिए आगे। और एक और होता है आपका सिक्स्थ सेंस। ठीक है, मध्य मस्तिष्क इसको बोला जाता है, यानी कि मिड ब्रेन इसको बोला जाता है। मिड ब्रेन को ही आपका सिक्स्थ सेंस बोला जाता है। ठीक है, सिक्स्थ सेंस बोला जाता है, आप इसको याद रखेंगे। संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, आंख और कान, यह दिमाग का सबसे छोटा भाग है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, संवेदी अंग आपके कैसे कौन से हो गए दोस्तों? आपके आँख, नाक, कान, ये दोस्तों इन पर कौन आपका कंट्रोल करता है? आपका मध्य मस्तिष्क, आपका मिड ब्रेन इस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, इसके भी आपके कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। तो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है हमारी, उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती हैं? जो ऑटोमेटिक अपने बॉडी में जो है दोस्तों चलती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएँ। ठीक है, अब अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर 2 टाइप में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपकी जैविक क्रियाएं, एक होती है आपकी सहायक क्रियाएं। ठीक है, 2 टाइप में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैविक क्रियाएं किनको बोला जाता है? देखिए कुछ क्रियाएं हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, और दोस्तों अगर वो क्रियाएं रुक जाएं तो हमारी डेथ हो जाती है, उनको बोलते हैं जैविक क्रियाएं, यानी कि उनका चलना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका सांस लेना, अगर आपका सांस रुक गया तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में रुक जाए तब भी आपकी डेथ हो जाएगी। डाइजेशन अगर रुक जाए तो भी डेथ हो जाएगी। एक्सक्रेशन अगर आपका रुक जाए दोस्तों, उत्सर्जन रुक जाए तो भी आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आपके दिल की धड़कन यानी कि हृदय गति आपकी रुक जाए या आपका दिल धड़कना बंद कर दे तो दोस्तों तब भी आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी जैविक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं में जैविक क्रियाओं के अंदर आती हैं ये सारी क्रियाएं। ठीक है, कुछ होती हैं आपकी सहायक क्रियाएं। ठीक है,
सहायक क्रियाएं किसको बोला जाता है? जिनके रुकने पर आपकी डेथ नहीं होती है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सहायक क्रियाएं। जैसे आप उबासी लेना, छींकना, खांसी। दोस्तों ये क्रियाएं कैसी होती हैं? देखिए अगर आप ना खांसे, आपको जैसे आपको छींक आ रही है और आपने वो छींक रोक ली, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी डेथ तो हो नहीं जाएगी, उससे छींक रुक जाएगी, ठीक है। तो जिन क्रियाओं को रोकने से आपकी डेथ नहीं होती है उनको हम बोलते हैं सहायक क्रियाएं, ठीक है। जैसे आपको हिचकी आना, भाई हिचकी आना रुक जाए तो आपकी डेथ तो हो नहीं जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। आंखों का झपकना, अगर आप आंख नहीं झपकेंगे तब भी आपकी डेथ नहीं होगी, इसीलिए इनको बोला जाता है सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क के यानी कि हिंड ब्रेन के सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, पोन्स, ठीक है। तो पोन्स क्या करता है? आपका निद्रा चक्र जो होता है दोस्तों, आपका नींद का आपका सोने जागने का जो चक्र होता है उस पर कौन कंट्रोल करता है? आपका पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। श्वसन लय में भूमिका, यानी कि आपके सांस लेने की जो लय होती है, दर होती है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? रिदम होता है जो आपका ब्रीदिंग का, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये देखिए आपके यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ लिखी है, पोन्स इजिकल टू ब्रिज, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी से दोस्तों जितने भी सिग्नल्स आपके ब्रेन तक पहुँचते हैं उनके लिए एक दोस्तों ब्रिज का काम करता है कौन? पोन्स। यानी कि आपकी पूरी बॉडी से आने वाले संकेत और दोस्तों पोन्स के बीच में एक ब्रिज का काम कौन करता है? पोन्स आपका काम करता है, ठीक है। दिमाग तक आपके सिग्नल कौन पहुँचाने का काम करता है? पोन्स करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, पोन्स के माध्यम से संकेत शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य दोस्तों बना रहता है। तो यानी कि एक ब्रिज के टाइप में कौन काम कर रहा है? आपका पोन्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। अब अगर मैं बात करता हूँ पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन के थर्ड पार्ट के बारे में, अनुमस्तिष्क जिसको बोला जाता है, सेरेबेलम दोस्तों, इसको जीवन का वृक्ष या फिर ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ट्री ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का वृक्ष किसको बोला जाता है? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या फिर सेरिबेलम। तो आप ऑप्शन में क्या टिक करके आएंगे? सेरिबेलम टिक करके आएंगे, ठीक है। छोटा दिमाग किसको बोला जाता है? सेरिबेलम को बोला जाता है। जीवन का पेड़ किसको बोला जाता है? ट्री ऑफ लाइफ, सेरिबेलम को बोला जाता है, ठीक है। इंसान के अत्यधिक शराब पीने पर उसके अनुमस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके सेरिबेलम पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपने दोस्तों वो नाना पाटेकर वाली फिल्म देखी होगी, आपने मूवी देखी होगी, वो कहते हैं कि आप मेरे यहाँ पर मत मारो सिर में, यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है, उस पर चोट लगने से इंसान की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है वो छोटा दिमाग, ठीक है। किसको? अनुमस्तिष्क को। पेशीय संकुचन में आपको कौन हेल्प करता है दोस्तों? उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। चल क्रिया, शरीर का संतुलन, बोलना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क आपका ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ मस्तिष्क की पूंछ यानी कि ब्रेन स्टेम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इसको इतने को पूरा को बोला जाता है आपका ब्रेन स्टेम यानी कि आपकी मस्तिष्क की पूंछ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? आपका पोन्स, जो दिमाग का एक पार्ट है, ठीक है। यानी कि इसका आपका जो हिंड ब्रेन है इसी का एक पार्ट है पोन्स। तो आपकी जो मस्तिष्क की पूंछ बोली जाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? आपका पोन्स इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही यहाँ से याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु के बारे में। तो दोस्तों जितनी भी आपकी प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? बेलनाकार इसकी संरचना होती है, सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 40 से 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। स्पाइनल कॉर्ड प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। जैसे दोस्तों आपका जो हाथ है किसी गर्म चीज़ पर रखा जाता है तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं, माइंड आपका आपके दिमाग तक सिग्नल बाद में जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले वो जो प्रत्यावर्ती क्रिया है उसको कौन कंट्रोल कर लेता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर लेती है। वहाँ से आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं, उसके बाद जब माइंड में सिग्नल पहुँचते हैं तब आप सोचते हैं ओहो यार मेरा तो हाथ जल जाता अब, ठीक है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अचानक से कोई आगे आ जाए तो आपके ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है। प्लग जैसे आपकी आंखों में अगर कुछ गिरने वाला हो तो दोस्तों आपकी आंखें ऑटोमेटिक एकदम से बंद हो जाती है। ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि मेरु रज्जु आपकी इसको कंट्रोल करती है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है आपका
ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इसी पीडीएफ से बन जाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस पीडीएफ को 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर किए होंगे, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप जरूर दें दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।